Hello everyone. My name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health for You Multispecialty Clinic. आज हम एक बहुत ही कॉमन कंसर्न के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे लोग साइलेंटली डील कर रहे होते हैं. That is unwanted facial and body hairs. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. They are just not temporary and painful, but also over the period of time they can lead to pigmentation, ingrown hairs. Laser hair removal technology here at Health for You Multispecialty Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance, or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health for You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. So, अगर आप salon के चक्कर काट के थक गए हैं and looking for just one-stop solution, feel free and reach out to us. Your smooth and confident skin journey starts today. दादा जी को जिनका सुनने के लिए अभी हम सब इंतजार। आज के इस विभाजन विभीषिका के इंचार्ज संजय कुमार सिंह जी और को इंचार्ज मोहन विनोद जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री जी प्रभाशिवम जी, राष्ट्रीय काउंसिल मेंबर श्री विशाल जोली जी, भारतीय जनता पार्टी के साउथ अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष श्री प्रकाश अधिकारी जी एवं हमारे नगर अध्यक्ष भाई जितेंद्र नारायण जी एवं मेरे सभी नवनिर्मित हमारे पदाधिकारीगण एवं पूर्व पदाधिकारीगण, मेरे भाइयों और बहनों, संजय कुमार सिंह जी ने कुछ विषय छोड़ा नहीं है, लेकिन आज बड़ा दुखद दिन होता है 14 अगस्त। इस देश का बंटवारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। जिन हमारे वीर सपूतों ने फांसी को फंदे को चूमते हुए जो अपना जीवन दिया था, वो इसलिए नहीं दिया था कि हमको दो देश देखने को मिलेंगे। भगत सिंह जी को जब फांसी दी गई, चंद्रशेखर आजाद को जब गोली मारी गई, उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय बोला। मैं आज कोई आरोप किसी के ऊपर लगाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि उस समय के कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे, अगर जवाहरलाल नेहरू जी चाहते तो ये देश हमारा एक हिंदुस्तान देश रह सकता था, लेकिन दुर्भाग्य था वो हार गए कि मैं स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। इसके लिए जिन्ना जी भी अड़ गए, मैं स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को ब्लड कैंसर था, पूरी कांग्रेस पार्टी। अगर नेहरू जी चाहते तो वो तो चुनी सरकार थी 1947 में। अगर 1 साल या 2 साल छोड़ देते तो देश में लोकतंत्र का चुनाव होता, आज हमारा बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान आज हमारा एक ही देश होता। उन्होंने नहीं माना और धर्म के आधार पर, हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश का 2 टुकड़ा कर दिया गया। मित्रों, इतिहास में जाएंगे
हिंदुओं ने आज तक कभी किसी पर अटैक नहीं किया है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो हिंदुओं ने कभी किसी के घर पर हत्याया नहीं है। कभी आप जाएंगे, कितने भी पुराने इतिहास में चले जाइए, मां सीता जी को भी जब भगवान राम लेकर के आए तो लड़ाई में रावण को हराया था। चाहते उस सोने की लंका पर अपना राज कर सकते थे, लेकिन उनके भाई विभीषण को लेकर के आगे थे। वेदों में जाइए, पुराणों में जाइए, कभी भी भारतवर्ष के संतों ने, भारतवर्ष के हिंदुओं ने न कभी किसी पर अटैक किया, न किसी की संपत्ति को हत्याया। लेकिन महात्मा गांधी जी अगर चाहते, एक काम और भी हो सकता था। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्लियर बोला, मैं अपने देश को धर्म सापेक्ष देश बनाऊंगा, मैं इस्लामिक देश बनाऊंगा, केवल वहां पर इस्लाम धर्म को मानने वालों को ही मान्यता दी जाएगी। चाहता जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो महात्मा गांधी जी, नेहरू जी को भी बोल देना चाहिए था, अगर ऐसा है तो हमारा देश भी धर्म सापेक्ष होगा और एक हिंदू राष्ट्र होगा, जिसमें अपनी मर्जी से कोई मुसलमान रह सकता है तो रहे और जा सकता है तो जाए। लेकिन उस समय में लोकतंत्र को स्वीकार नेहरू जी ने और महात्मा गांधी जी ने किया। मित्र, आज पीछे में तो आज ये जो बैनर के द्वारा जो देख रहे हैं ये कुछ नहीं है। आज आपने देखा होगा, हम केवल 100 मीटर चलते चलते बारिश आई, हम व्याकुल हो गए। लेकिन पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से जो हमारी बहनों के साथ अत्याचार हुआ, जो हमारी माओ के साथ अत्याचार हुआ, इतिहास में जाके देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। या तो उनकी संपत्ति को लूटा गया, संपत्ति बच गई, तो बहन बेटी के सम्मान को लूटा गया, अगर वो सम्मान भी बच गया तो जिंदा जला दिया गया। जब महात्मा गांधी जी को बताया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कि ट्रेन भरी हुई डेड बॉडी की आ रही है, किसी का सिर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी मेरी बहनों के या माओ के जो मुझे नहीं बोलने चाहिए ऐसे अंग नहीं है, रो करके खड़े होकर के कहा, अगर आप चाहें तो इस स्थिति को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने बोला, नहीं, वो जो करते करने दो, हम लोग ऐसा कुछ उनके साथ में नहीं करेंगे। उसके बाद भी आपने देखा होगा, जब मुसलमान यहां से गए तो संपत्ति किसकी होनी चाहिए? हमारी देश की संपत्ति होनी चाहिए। लेकिन उसमें भी एक कांटा लगाया और संपत्ति वक्फ कोर्ट की कर दी गई, जो अभी हमारा बिल पास हुआ। अगर आपके घर पर भी उंगली रख देगा वक्फ कोर्ट, ये घर मेरा है तो आपको देना पड़ेगा, उसको कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी आप चैलेंज नहीं कर सकता। आपने तमिलनाडु में देखा होगा, जब तक इस्लाम आया नहीं था, उस समय के मंदिर को बोल दिया, ये गांव को बोल दिया, ये हमारा वक्फ कोर्ट का है। उस गांव पर भी हाई कोर्ट ने बोल दिया मुस्लिमों को दे देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में और पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई अपनी संपत्ति छोड़ के आए थे, आज वो संपत्ति पाकिस्तान के कब्जे में हो गई। मित्रों, एक दुखद बात और बताना चाहता हूं, मुझे इस मंच से बोलने में आज कोई दुख भी नहीं हो रहा कि आज अपने वतन से प्यार करने वाले लोग, उनको चाहे कोई अधिकार नहीं था, लेकिन किसी को अपनी मिट्टी से इतना प्यार होता है कि पाकिस्तान में भी 8% हिंदू वहीं रह गए। ये कटने से, मरने से, अपने शरीर को अस्त व्यस्त करने से अच्छा है चलो यहीं पर रह लेते हैं, अगर इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा तो कर लेंगे, लेकिन इस मिट्टी के साथ में हम लोग रहेंगे। बांग्लादेश के अंदर में
लगभग 16% हिंदू बांग्लादेश में रह गए और केवल हमारे यहाँ 4% मुसलमान हमारे देश में रहे। बाकी सब लोग पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान चले गए। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बांग्लादेश में आज केवल 6% हिंदू है और पाकिस्तान के अंदर में आज केवल 2% हिंदू है। आज हमारे देश के अंदर में लगभग 14% मुसलमान है। मैं आपको सोचने के ऊपर छोड़ देता हूं, ये विभाजन विधि का परिणाम क्या हुआ। आज हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, आज देश के बंटवारे में देखेंगे, आज देश का जो लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई में जो देखेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसी कर्म भूमि में रहते हैं जहां पर सेलुलर जेल है, यहाँ पर हमारे 342 भाइयों की संतान है जिन्होंने अपना जीवन दिया या वो जीवन से बच गए, आज यहाँ पर अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। वो लोग भी बताते हैं कि आज जब देश आजाद हुआ था कहीं जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, यहीं रह गए, कहाँ जाए, मेनलैंड में कहाँ जाना है, देश का बंटवारा हो गया, घर कहाँ गया, गाड़ी कहाँ गया, कैसे पहुंचेंगे, कुछ लोग यहीं फंस गए। यहाँ भी आपने देखा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार होता था, जब भूख हड़ताल करते थे, तो नेहरू जी और महात्मा गांधी केवल एक टेलीग्राम करते थे कि आप भूख हड़ताल समाप्त कर दो, आप अपना आंदोलन वापस ले लो। तो मैं तो चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा दिल से, नेहरू जी और महात्मा गांधी जी कभी आजादी की लड़ाई में शामिल हुए ही नहीं। कहते इस देश को आजाद बिना खड़ग बिना तलवार के दिला दिया, तो ऐसा ही था। तो फिर भगत सिंह की शहादत, आज चंद्रशेखर की आज जीवन लीला, आज सुभाष चंद्र बोस जी का रहस्यमय तरीका से गायब हो जाना, ये किसके लिए था। आज कांग्रेस पार्टी लाल किताब हाथ में लेकर के जो घूमती है, संविधान को लेकर राहुल गांधी जी जो हाथ में घूमते हैं, उस संविधान उनका 2022 से पहले तक कहां था। यहाँ पर कश्मीर के अंदर में एक तिरंगा झंडा के साथ में दूसरा झंडा भी लहराया जाता था। राहुल गांधी जी उस दिन कहा थे, जहां पर हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन दिया, इस देश के अंदर में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रहेगा का नारा देते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। नेहरू जी आज पढ़े, नेहरू जी के बारे में केवल एक प्रदेश की समस्या का उन्होंने अपने हाथ में लिया, समाधान लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब देश के गृह मंत्री बने, उनके हाथ में जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, विजयवाड़ा कितना रियासतें थी जो स्वतंत्र रूप चाहते, वो अंग्रेजों ने ऐसा फूट डाला था कि आप चाहो तो भारत में मिल जाओ, चाहो तो स्वतंत्र देश के रूप में रहो। उन्होंने सबने बोला हम लोग स्वतंत्र देश रहेंगे। आप सोचिए हमारे देश के अंदर में आज कम से कम 8 से 12 देश होते, लेकिन पटेल जी ने साम दाम दंड भेद की नीति पर उन सब रियासतों को भारत वर्ष के अंदर में मिलाया। तो नेहरू जी ने बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल से, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं करूंगा, आप इसके अंदर में हाथ मत डालिए। राजा हरि सिंह ने कह दिया था हम भारत वर्ष के साथ आने के लिए तैयार हैं, कश्मीरी सब लोग हिंदुस्तान के साथ आने के लिए तैयार है। लेकिन नेहरू जी के मुस्लिम प्रेम ने कहानी तो दूसरी भी है, उसके चक्कर में बोला मुझे थोड़े दिन के लिए दे दीजिए, मैं इस समस्या का समाधान करूंगा, और वहां पर आर्टिकल 370 ला दिया। जब नेहरू जी को पूछा आप ये आर्टिकल 370 ला रहे, ये कब तक ऐसे चलेगा, आज 5 साल हो गए। तो नेहरू जी ने कहा ये घिसते घिसते घिस जाएगा, एक दिन चला जाएगा। लेकिन देख लो मेरे प्यारे भाइयों, देश आजाद होने के 70 साल तक भी वो कानून रहा और वहां पर आतंकवादियों का राज चला, वहां पर हिंदुओं का पलायन हुआ, कश्मीरी पंडितों को उसके आर्टिकल 370 के पीछे में घर छोड़ना हुआ, और हमारा वहां पर आतंकवादियों के द्वारा में कश्मीर पंडितों के ऊपर में कितना अत्याचार किया गया। लेकिन
ये देशभक्त सरकार जो आई नरेंद्र मोदी जी के रूप में, अमित शाह जी के रूप में, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को, अपने उन वीर सपूतों के सपनों को, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी थी आजादी करने के लिए, उनके सपनों को साकार किया और आर्टिकल 370 को हटाया। अब आप मेरे मीडिया बंधु बैठे हुए हैं, ये सोच रहे होंगे कि फिर ये 14 अगस्त आज भारतीय जनता पार्टी क्यों मना रही है, कल 15 अगस्त इतना खुशी का दिन है। एक्चुअली ये दिन तो मनाना चाहिए कांग्रेस पार्टी वालों को। अगर कांग्रेस पार्टी वाले उस दिन सजग होते, नेहरू जी थोड़ा सजग होते, आज हमारा पूरा हिंदुस्तान पूरे विश्व के ऊपर में राज कर रहा होता। आज बताइए, जितना हम लोग पाकिस्तान और भारत आज अपनी लड़ाई में उलझा रहता है और एक विकास के रास्ते में चल रहा होता, दोनों एक होके, आज पूरा विश्व हमारे हाथ में होता। यही अंग्रेजों ने चाहते थे, अंग्रेज यही चाहते थे, फूट डालो शासन करो, और उन्होंने फूट डालो शासन करते करते पूरा इतना 150 साल देश पर राज किया और जाते जाते पाकिस्तान और हिंदुस्तान ऐसा टुकड़ा करके गए। आज देखिए बांग्लादेश में क्या होता है हमारे हिंदुओं के साथ, पाकिस्तान में आज क्या होता है हमारे हिंदुओं के साथ। इसीलिए इस कांग्रेस पार्टी ने, जब कांग्रेस पार्टी बनी थी तो सबने शपथ ली थी कि जिस दिन देश आजाद हो जाएगा उस दिन पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन देश आजाद होने के बाद में नेहरू जी ने सोचा अगर कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया तो नेहरू को कोई नहीं पूछेगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखा और आज भी कांग्रेस पार्टी उसी कांग्रेस पार्टी के नाम में अपना चुनाव लड़ती है। लेकिन उनको नहीं पता था, एक देशभक्त जब एक जाता है तो 50 देशभक्त पीछे छोड़ के जाता है। वही थोड़े से देशभक्तों ने भारतीय जनसंघ के रूप में एक पार्टी बना करके धीरे 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 देशभक्तों की संख्या बढ़ाते बढ़ाते आज 2096 से लेकर के 2004 तक और 2014 से आज तक आज ये 20 सपूतों की आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। सही मायने में उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की, उन्हीं देश रक्षकों की पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनसंघ के रूप में थी, आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम जाने जाते हैं। मित्रों, इसलिए आज विभाजन विविष्कार के बारे में अपने बच्चों को बताना चाहिए। ये हमको चरखा चला के आजादी नहीं मिली थी, ये आजादी हमको कुर्बानी देकर के मिली थी, और जो चीज कुर्बानी देकर के मिलती है उसको कभी हमको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि आज हम लोग तो दिल से अपने बच्चों को सेलुलर जेल के अंदर में लेके जाना चाहिए, उस कोठरी को दिखा के लेना चाहिए सावरकर जी का, जिसको बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं थी, उसको चाहते तो बैरिस्टर का पोस्ट मिलता। उन्होंने भारत माता की जय बोलने का सोचा और देश को आजादी दिलाने का सोचा। आज वो भी सावरकर को भी कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती है। जब नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार में आए तो उन्होंने सावरकर जी की प्रतिमा संसद भवन में लगाई, नहीं तो कांग्रेस पार्टियों ने वालों ने आज तक सावरकर जी को स्वतंत्रता सेनानी का भी दर्जा नहीं दिया। जब रेडी बंद करके आता है सावरकर जी आते हैं तो डेविड मैरी बोलता है वेल डन सावरकर, तुमको तो 2 उम्र की सजा हुई है, तुम 1953 में आजाद कर दिया जाएगा। तब भी शेर की तरह आवाज देता है, क्या तुमको भरोसा है तुम 1953 तक रह पाओगे? इतना कॉन्फिडेंस सावरकर जी की आवाज में था, उनके मन में था। इसलिए मित्रों, हमारे संजय भाई ने, हमारे विनोद जी ने, कुमार जी ने, शीला सिंह जी ने, मैं धन्यवाद दूंगा इन तीनों कार्यों का। आज हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के मन में उसी आग को जलाने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हमारा ऊपर में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मैं चाहूंगा अपनी बहनों से, भाइयों से, मीडिया कर्मियों से आप वो प्रदर्शनी को भी देखें। क्यों? मीडिया वाले इस चीज को आग की तरह पूरा अंडमान में, पूरा विश्व में, पूरा देश में फैला सकते हैं। क्योंकि आजकल यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है, आज आपकी यहाँ की बात विश्व में तुरंत फैल जाती है। ये पूरा देश को, पूरा विश्व के हिंदुओं को, भारतवासियों को पता रहना चाहिए आज पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी विभाजन विविष्कार मना रही है। उसका एक एक कार्यकर्ता आज आपने इसका
अवसर देखा होगा कि मेरी बहनें, मेरे भाई बारिश में भीगते रहे, लेकिन इधर तो डर नहीं लगाई। आज यही दूसरी पार्टी के लोग होते, आज ये बीच में ही रैली रुक जाती और कहाँ कार्यकर्ता खो जाते पता नहीं। ऐसे ही कार्यकर्ता हमारे पूरा देश के अंदर में काम कर रहे हैं। आज विभाजन विभीषिका पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। हम लोग बड़े उत्साह के साथ, बड़े हम लोग अच्छा मन करके हमारा जो कल राष्ट्रीय त्योहार जो आ रहा है 15 अगस्त, आप सबसे मैं आमंत्रित करता हूं। हमारा भारतीय जनता पार्टी में भी एक तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। सुबह 7:45 पर आप भारी से भारी संख्या में आएंगे। उसके बाद हम लोग जिमखाना ग्राउंड अपना स्टेडियम जाएंगे और इस तरह से कल हम लोग आज दुख मना रहे हैं, इस दुख को 100 गुना खुशी में परिवर्तित करेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने बहुत विस्तार से हम सबको समझाए। अभी मैं जितेंद्र नारायण जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे वोट ऑफ थैंक्स दें। सबको नमस्कार। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अनिल तिवारी जी, नेशनल काउंसिल मेंबर हमारे विशाल जोड़ी जी, हमारे जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी जी, हमारे इस प्रोग्राम के इंचार्ज संजय सिंह जी, को इंचार्ज विनोद कुमार जी और को इंचार्ज राजकुमार जी, और हमारे महामंत्री जी परमा सिंह जी, और हमारे स्टेट कमेटी के मेंबर, हमारे जिला कमेटी और सारे कार्यकर्ता और मेंबर्स के सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ने इस कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। और मैं स्पेशल थैंक्स देता हूँ कि इस प्रोग्राम को और पिछले जो यहाँ के जो तिरंगा यात्रा जो हुए थे उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के कमेटी ने जो सपोर्ट किए और मंडल के कमेटी ने जो सपोर्ट किए उसको मैं दिल से मैं थैंक्स देता हूँ। और हमारे आगे मैं अनिल भैया और उसके जो नए कमेटी है उसको मैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी और मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ कि इसके फर्स्ट कमेटी है और बहुत ही अच्छे बनी है। और इस कमेटी के साथ में